हे गाइस, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है दीपक कुमार और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यूनिफाइड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एज यूजुअल, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेन वी अपलोड अ वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। तो देखिए, फेडरलिज्म जो इंडिया में प्रैक्टिस होता है इसके पीछे चार बड़ी वजह होती है। इसके पीछे जो है वो चार बड़ी वजह है। फर्स्ट जो वजह है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद डेमोक्रेटिक ऑफ पॉलिटिक्स, डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर एंड रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये जो चार बड़े वजह है जो एवरी इंडियन सिटीजन जो है इस चार कारणों के चलते जो है वो एक यूनिफाइड नेशन को क्रिएट करता है और एक फेडरलिज्म को जो है वो इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस करता है। और उसके साथ साथ जो है ये फेडरलिज्म हमारे इंडिया में भी वर्क करता है। तो ये चार जो बड़े कारण होते हैं, इन्हीं के चलते जो होता है हमारा इंडिया जो है वो फेडरलिज्म स्टोर करता है और हम इसे फेडरल नेशन भी कहते हैं। और सिर्फ ये चार ही नहीं, कुछ और भी वजह है जो फेडरलिज्म को मेंटेन करने में हमारे इंडियन सोसाइटी में वो हेल्पफुल होती है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एवरी इंडिविजुअल के राइट को सिक्योर करता है, जिसके चलते जो है वो एवरी इंडिविजुअल के पास राइट है, उसको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक रूलिंग पार्टियां हैं और एक आपको अपोजिशन की पार्टियां हैं। तो अगर रूलिंग पार्टी कोई भी गड़बड़ काम करती है या फिर वो कोई भी ऐसे रूल्स या फिर रेगुलेशन को लेके आना चाहती है जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो अपोजिशन जो है वो इसको क्रिटिसाइज करता है या फिर इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हमारी पार्लियामेंट सिस्टम में डिबेट होती है। तो ये किस वजह से होता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक है। अगर यहाँ पर सिर्फ सिंगल पार्टी का कब्जा होता या फिर सिंगल पार्टी अथॉरिटी होती तो ये देखने को नहीं मिलता। उसके साथ साथ में हमारे इंडियन सिटीजन जो है वो सभी के सभी इंडियन सिटीजन को जो है वो किसी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सभी लोग जो है हमारी इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी एक साथ सभी लोग रहते हैं। तो ये सिस्टम भी जो है ये हमारी फेडरलिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने में इंडिया में मदद करती है। उसके साथ साथ में डाइवर्सिटी की, जैसे एग्जांपल लीजिए, बिहार में जो है वो यहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु। उसके साथ साथ गुजरात का जो कल्चर है वो एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर के कंपैरिजन में जो है वो अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे सभी लोग जो है वो एक साथ रहते हैं और सभी लोग जो है वो डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता है, कोई किसी की किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके जो है वो ब्लेम नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो है ये भी हमारी फेडरलिज्म को जो है वो सिक्योर करने में इंडिया में या फिर प्रैक्टिस करने में बहुत ही मददगार होती है। उसके साथ साथ ही देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन जिसने हमारे इंडिया की सोसाइटी को बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिफाइड करके रखा हुआ है। डेमोक्रेटिक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो किसी अदर रूलिंग पार्टी का कंट्रोल है, तो वहीं एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट में वो रूलिंग पार्टी जो है वो वहां पे अपोजिशन में काम कर रही है। तो इसके चलते क्या होता है कि जो यहाँ पे अगर कोई भी चेंजमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अगर वो सही नहीं है तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है ये उसको क्या करता है, क्रिटिसाइज कर देता है या फिर उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दोनों हाउसेज में जो है वो डिबेट होती है। तो ये जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है यही जो है हमारे इंडिया को यूनिफाइड करने में बहुत ही मददगार होता है। यहाँ पे हम तीन केस देखेंगे कि ये तीन जो डिमांड है वो कॉमन सिटीजन के द्वारा बेसिकली राइज किया गया था और इसको कैसे हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ने जो है वो टैकल किया और इसके चलते जो है कैसे हमें जो है वो और ज्यादा यूनिफाइड हो गए, हम जो है और ही ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। तो इस चीज को भी हम देखते हैं। देखिए, लिंग्विस्टिक स्टेट कुछ सालों पहले या फिर आप कह दो कुछ समय पहले जो है हमारे इंडिया में जो है वो स्टेट की डिमांड होने लगी, एक सेपरेट स्टेट की ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वहाँ पे कल्चरल सिस्टम थे या फिर उनकी जो बोलियां थी या फिर उनका जो प्रैक्टिकल सिस्टम था उसके बेसिस पे जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वहां पे सेपरेट स्टेट की हमारे इंडिया में धीरे धीरे जो है वो डिमांड उठने लगी। तो इसके चलते क्या हुआ कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने शुरू शुरू में इस पूरे डिमांड को जो है वो एक्सेप्ट करने से मना किया। उनको इस बात का डर था कि अगर हम इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कॉमन सिटीजन के द्वारा उठाया जा रहा है, तो इस बात का उन्हें डर था कि इंडिया जो है वो फिर से डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। जो इंडिया एक यूनिफाइड नेशन है वो एक डिसइंटीग्रेटेड नेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि इस
मांग को क्या किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन मांग जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, स्ट्रांग होने लगती है। अदर अदर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये सारी क्या होती हैं, डिमांड जो है वो स्ट्रांग करने लगती है। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस डिमांड को मान लेती है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टेट का फॉर्मेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। जैसे कुछ स्टेट है, झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, इन सभी का जो है वो फॉर्मेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं था कि इन स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है, इसमें कुछ और फैक्टर्स भी थे। जैसे कि यहाँ का जो कल्चर सिस्टम है, जो यहाँ का कल्चरल सिस्टम है, वो भी इसके लिए जो है स्टेट का कल्चरल सिस्टम वो भी रिस्पॉन्सिबल था लिंग्विस्टिक पॉलिसी पे एक स्टेट बनाने के लिए। उसके साथ साथ ज्योग्राफी, वहां का जो ज्योग्राफिकल पूरा तरह से जो सिस्टम था वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर वहां की इथनिसिटी, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ स्टेट को क्रिएट करने के लिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे, ज्योग्राफी के बेसिस पे और इथनिसिटी के। लेकिन जहां पे हमारी पॉलिटिकल पार्टियां और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको डर था कि इंडिया जो है इस डिमांड को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। बल्कि ऐसा ना होता है, बल्कि इसकी एकदम विपरीत होता है। जब इस डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है तो जितने भी लोग इस स्टेट में थे वो अपने आप को फ्री महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारी राइट को भी क्या किया जाए, रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, हमारी डिमांड को भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है। तो जिसके चलते क्या होता है कि हमारा जो स्टेट वो और ही अच्छे तरीके से क्या होता है, यूनिफाइड होने लगता है। और यहाँ पे जो सभी लोग जो थे वो इस पूरी डाइवर्सिटी को जो है वो बेसिकली रेस्पेक्ट करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टेट जो होता है उनकी डिमांड होती है लैंग्वेज के बेसिस पे, कि हाँ हमें जो है लैंग्वेज के बेसिस पे क्या किया जाए, अलग स्टेट के फॉर्मेशन कर दिया जाए। तो इस डिमांड को भी शुरू शुरू में क्या होता है, नकारा जाता है। और उसके साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि कुछ लैंग्वेज को जो है आप नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि आपका गुजरात का जो कल्चर और जो लैंग्वेज है और जो यहाँ का पूरा सिस्टम है वो असम से और अरुणाचल प्रदेश से मैच नहीं खाएगा। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वो कन्याकुमारी और लक्षद्वीप से मैच नहीं करेगा, या फिर तमिलनाडु से जो है वो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुरू शुरू में हमारे कुछ लीडर्स और कुछ लोगों के द्वारा जो है वो बेसिकली कहा जाता है कि हमें जो है एक लैंग्वेज, एक कुछ पार्टिकुलर लैंग्वेज को क्या करना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए। या फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिमांड उठी कि हमें किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसने ये डिसाइड किया कि हमारे सोसाइटी में इतनी डाइवर्सिटी है तो हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज को जो है वो हम जो है वो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टेट को ये पावर देंगे कि वो अपने स्टेट में जो है वो वहां का जो रीजनल लैंग्वेज है उसको वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दे, और साथ ही साथ में इंग्लिश को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दे। जैसे तमिलनाडु में जो है वो तमिल, और ये कर्नाटक में कन्नड़ जो है ये बेसिकली वहां की रीजनल लैंग्वेज है। तो वहां के स्टेट के पास पावर है, उसने क्या किया, इन सारी लैंग्वेज को जो है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली डिक्लेयर कर दी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज को लेके जो है वो पूरे इंडिया के ऊपर जो है इसको इम्पोज नहीं किया। जिसके चलते क्या होता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो और यूनिफाइड हो जाती है। यहाँ पे लोगों को ये महसूस होने लगता है कि हम भले ही इंडिया के किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो लेकिन हमारे ऊपर जो है वो कोई भी चीज जो है वो इम्पोज नहीं की जा रही है। तो इसके चलते जो होता है वो हमारी सोसाइटी भी क्या होती है, और यूनिफाइड होती है। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हम पूरी यूनिटी को, हमारे इंडिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है इस चीज को हम यूनाइट करेंगे और इस यूनिटी को क्या करेंगे, हम रेस्पेक्ट करेंगे। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कुछ लैंग्वेज को जो है वो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि आप अगर वहां पे देखेंगे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या है, शेड्यूल्स लैंग्वेज डिक्लेयर की गई। जैसे कि आप 10 रुपए के नोट पे देखेंगे तो वहां पे वो पुरानी वाली जो नोट है वहां पे पूरे लैंग्वेज का जिक्र किया गया। जिसके चलते क्या होता है कि हमारे जो सोसाइटी, जो अगर हम सिंगल लैंग्वेज को इंपोज कर देते पूरे इंडिया के ऊपर तो हमारी सोसाइटी जो है वो वर्स्ट सिचुएशन में चली जाती। हो सकता है कि इसके चलते डिसइंटीग्रेशन आ जाए, हमारी जो यूनिटी है उसको खतरा आ जाए। तो ये सिस्टम ना किया गया, बल्कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई, जिससे जो है हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ जो है वो और मजबूत हुई और हमारा सोसाइटी जो है वो बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, यूनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश डिक्लेयर है, और साथ ही साथ में स्टेट के पास ये पावर है कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज को भी है उस स्टेट में बेसिकली क्या कर सकती है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो
डिक्लेयर कर सकती है। उसके साथ साथ में सेंटर और स्टेट का रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो रिलेशन है, इसके चलते भी हमारे इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फेडरलिज्म को महसूस करती है। जैसे आप एग्जांपल जैसे हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप 2000 के टाइमिंग में देख लीजिए, 2010 की टाइमिंग में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीए की सरकार थी, जिसको हम लोग जनरली आप कह सकते हो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन कुछ कुछ स्टेट में, जैसे हम बिहार के एग्जांपल लेते हैं, तो बिहार में क्या था, उस समय में बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद जेडीयू की सरकार थी। तो यहाँ पे क्या था कि सेंट्रल में सरकारें कुछ और होने के चलते यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पार्टिकुलर चीज को इस बिहार के ऊपर अगर इंपोज करना चाहती है, सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में भी उस समय में सरकारें जो है वो अलग अलग थी, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी इंपोज करना चाहती है तो वो इसके चलते जो है वो बेसिकली इंपोज नहीं कर पाती थी। और जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन था, इसके बाद जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है या फिर इनकी जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको वो क्या करने लगती है, रेस्पेक्ट करने लगती है, जिसके चलते जो होता है वो सेंट्रल और स्टेट के अंदर जो है वो रिलेशनशिप धीरे धीरे बहुत ही आसानी से जो क्या होने लगता है, स्ट्रांग होने लगता है। तो इसके चलते भी जो होता है, इस सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के चलते भी जो होता है, हमारी कंट्री में जो है वो फेडरलिज्म बहुत ही आसानी से देखने को मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।